लास्ट क्लास में हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा। कैटलिस्ट कैटलाइसिस प्रोसेस किस तरह से वो रिएक्शन को एक्सेलरेट कर पा रहे थे, होमोजीनियस कैटलिसिस, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट एंड सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जियोलाइट्स के बारे में पढ़ा। बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में बात हुई है। आज हम बात करते हैं कि बहुत सारी रिएक्शन कैटलाइजिस हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी का मतलब है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी हैं जो कैटलाइज हो रही हैं, यानी जिस भी सब्सटेंस के प्रेजेंस में वो रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है, अगर उस सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाए तो उन रिएक्शन की रेट या तो स्टॉप हो जाएगी या बहुत हाईली स्लो हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि फूड जिन सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में डाइजेस्ट हो रहा है वो आपका नॉर्मली 4 to 6 आवर में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर उन सब्सटेंसेस को रिमूव कर दिया जाए तो सिंगल मील को डाइजेस्ट करने में 50 इयर्स का टाइम लगेगा। आप समझिए, जो चीज 4 to 6 आवर में हो रही है किसी सर्टेन सब्सटेंस की प्रेजेंस में, वही चीज अगर उस सर्टेन सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाए तो फिर वो 50 इयर्स में होगी। तो सोचिए वो सर्टेन सब्सटेंस जो है वो डेफिनेटली एक कैटलिस्ट है। क्लियर है ना? वो सर्टेन सब्सटेंस क्या है? कैटलिस्ट है। और क्योंकि वो कैटलिस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप उसको बायो कैटलिस्ट कह सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और बायो कैटलिस्ट को ही हम लोग केमिस्ट्री में एंजाइम्स का नाम देते हैं। बायो में तो बहुत डिटेल में पढ़ते हो भाई। आप समझिए कि जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है उन्हीं को एंजाइम कहते हैं। तो कैटलिस्ट के बारे में अच्छे से परिचित हो। अब आपको पता चल गया बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहाँ काम करेगा। लिविंग चीज़ों पे काम करेगा, प्लांट्स में करेगा, एनिमल्स में करेगा, राइट? तो लिविंग्स पे काम करेगा। और जितने भी एंजाइम्स मौजूद हैं उनमें मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन्स जो हैं बेटा वो नाइट्रोजीनियस एक सब्सटेंस होता है, यानी नाइट्रोजन रिच एक सब्सटेंस है। बहुत डिटेल में आप इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज जो है उनके बारे में बात करोगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करोगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। क्लियर हो गया? लेकिन आप समझिए कि ज़्यादातर एंजाइम्स जो हैं वो क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। क्लियर हो गया? और प्रोटीन्स क्या रिच होता है? नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं प्रोटीन्स को, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है पॉइंट? सो हमारा टॉपिक चल रहा था भाई कि एंजाइम्स किसे कहते हैं। तो आपको जी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को ही एंजाइम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो कौन किस तरह के बायोमोलिक्यूल्स एंजाइम का काम करते हैं हमें पता चल गया भाई कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे किसका काम कर रहे हैं? एंजाइम्स का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे। अब हम कुछ सिंपल एग्जांपल्स के बारे में अगर बात करें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अर्ली टाइम में पढ़ा भी है और आगे भी पढ़ेंगे। C12H22O11 दिस इज शुगर। और जब इस शुगर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर टेक्स प्लेस, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इन्वर्टेज, राइट। तो ये ग्लूकोज दो कंपाउंड्स में टूट जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज। फिर आप फर्दर ग्लूकोज या फ्रक्टोज किसी को भी जाइमेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में रखते हो तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज इथेनॉल में टूट जाता है, C2H5OH। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? C2H5OH प्लस CO2। तो यहाँ इस प्रोसेस को कैरी आउट करने का काम ये दो एंजाइम कर रहे हैं। पहले स्टेप में इन्वर्टेज और दूसरे स्टेप में जाइमेज। और ये दोनों के दोनों एंजाइम, ध्यान दीजिएगा, यीस्ट में मौजूद होते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि यीस्ट की प्रेजेंस में शुगर जो है वो अल्कोहल में बदल जाता है। आप समझिए ध्यान से, यीस्ट प्रेजेंट हो तो, क्योंकि यीस्ट में इन्वर्टेज नाम का एंजाइम मौजूद है, जाइमेज नाम का एंजाइम मौजूद है, और किस में बदल जाता है? इथेनॉल में बदल जाता है। जो राइपन फ्रूट्स हैं, स्पेशली ग्रेप्स, पके हुए अंगूर, उनसे अल्कोहल बहुत जर्नली तैयार किया जाता है। आप सबको पता है कि अंगूरों से अल्कोहल तैयार होता है, राइट। उनमें क्या होता है भाई, उन ग्रेप्स के अंदर, कि ग्रेप्स जो पका हुआ है, आप सबको इतना आइडिया है कि उसके अंदर लार्ज अमाउंट में शुगर मौजूद है, राइट। और उसकी जो अपर सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, उसमें डेवलप होता है यीस्ट। अब देखिए, शुगर भी मौजूद है और यीस्ट भी मौजूद है, तो जब उनको क्रश्ड करते हैं ना, तो यीस्ट और शुगर मिक्स हो जाते हैं। तो पहले तो शुगर टूटता है किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, राइट। और फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज टूटते हैं किसमें? इथेनॉल के अंदर डिकम्पोज होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस पूरे प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। इस चैप्टर में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप आगे 2-3 जगह पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे। फर्मेंटेशन क्या है समझ लीजिए। उसी रिएक्शन को दोबारा लिख देते हैं जिसके बारे में अभी हमने बात किया। C12H22O11, this is your part, plus H2O, right? And in the presence of an enzyme invertase, it will give glucose C6H12O6 plus fructose C6H12O6, right? फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाइमेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में क्या देते हैं? इथेनॉल C2H5OH प्लस CO2। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एंजाइम्स की प्रेजेंस में सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में टूट जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये फर्मेंटेशन किसकी हेल्प से हो रहा है? एंजाइम की हेल्प से हो रहा है। कौन कौन से एंजाइम की हेल्प से हो रहा है? ये वाला फर्मेंटेशन इन्वर्टेज और जाइमेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। और ये दोनों का सोर्स क्या है? इन्वर्टेज और जाइमेज का दोनों का सोर्स यीस्ट है। और एग्जांपल्स आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। स्टार्च, one minute, that's okay, C6H10O5N, दिस इज स्टार्च, राइट। और जब इस स्टार्च का आप लोग हाइड्रोलाइसिस करोगे, प्लस बेस के अंदर क्या ऐड करोगे? आप वाटर ऐड करोगे। क्लियर हो गया? और डायस्टेज नाम के एंजाइम्स की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? डायस्टेज। ये माल्टोज के अंदर टूट जाएगा भाई, C12H22O11, जो शुगर का फॉर्मूला वही माल्टोज का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप लोग समझिए यहाँ क्या हुआ कि स्टार्च डायस्टेज की प्रेजेंस में माल्टोज के अंदर टूटा है। डायस्टेज यहाँ पर क्या है? एंजाइम है। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में भी फिर पढ़ेंगे इस पॉइंट को। क्लियर हो गया? और एग्जांपल समझिए आप, माल्टोज C12H22O11 प्लस H2O, माल्टेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टेज आप C6H12O6 में टूटेगा केवल ग्लूकोज में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए समझिए, शुगर जो है वो इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटा था, लेकिन माल्टोज जो है वो माल्टेज की प्रेजेंस में केवल ग्लूकोज में टूटेगा। तो जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तब इसके बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनेंगे कि स्मॉलर यूनिट बताइए आपकी शुगर की, तो आप कहो जी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और आपसे कहा जाए माल्टोज की स्मॉलर यूनिट बताइए, आप कहो जी ग्लूकोज। और दोनों का फॉर्मूला आपका माल्टोज का और शुगर का तो दोनों का ही C12H22O11 है। तो ये भी हमें पॉइंट ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर है कि शुगर का हाइड्रोलाइसिस किया, केन शुगर का C12H22O11, केन शुगर, पहले इन्वर्टेज
और उसके बाद जाइमेज के प्रेजेंस में क्या ऑब्टेन हुआ आपको, पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन हुआ और उसके बाद इथेनॉल और CO2। तो इन्वर्टेज नाम का एंजाइम केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, जबकि माल्टेज नाम का एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। C12H22O11 माल्टेज इसको किस में बदल देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो दीज आर द सिंपल पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, इसी तरह से यूरिया NH2CONH2, ध्यान दीजिएगा यूरिया, दिस इज NH2CONH2, इसका आप हाइड्रोलाइसिस कीजिए यूरेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में। यूरेज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपका अमोनिया और CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा, अमोनिया और CO2। ज्यादातर एंजाइम को नाम जो दिया गया है वो उन सोर्सेज के आधार पे दिया गया है जिनके ऊपर वो एक्शन करते हैं। जैसे यूरिया के ऊपर एक्शन करने की वजह से इसे यूरेज नाम दिया, माल्टोज के ऊपर एक्शन करने की वजह से उसको माल्टेज नाम दिया। ऐसा सभी के लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स को ऐसा ही नाम दिया गया है। क्लियर हो गया? और समझिए भाई, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन का जो डाइजेशन हमारे स्टोमक के अंदर होता है, कंप्लीट नहीं होता, आंशिक रूप से डाइजेशन होता है। उसको डाइजेस्ट करने का काम पेप्सिन नाम का एंजाइम करता है। कौन सा नाम का एंजाइम? पेप्सिन। और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में डिकम्पोज करता है। किसके अंदर डिकम्पोज करता है? पेप्टाइड्स के अंदर। जबकि दूसरी तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी जो आंत है इंटेस्टाइन, उसमें ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, ट्रिप्सिन पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में डिकम्पोज करता है। तो थोड़ा सा आप लोग एक बार पेप्टाइड और एमिनो एसिड के बारे में समझ लो, फिर इस एग्जांपल को दोबारा बता देता हूं। कोई भी जो प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन, उसकी सबसे स्मॉलर यूनिट जो है वो NH2CHR एंड COOH है। बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे हम लोग। दिस यूनिट इज कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड। दिस इज एसिड, दिस इज अल्फा कार्बन, and alpha carbon have amino group, right? Acid, alpha carbon, alpha amino acid. So alpha amino acid है। जब alpha amino acids आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड्स बनते हैं, जैसे पॉलीमर बनता। मान लीजिए ऐसी दो यूनिट आप जोड़ने वाले हो, सो NH2 है और CHR है, तो यहाँ से तो क्या निकल जाएगा? OH निकल जाएगा, आप सबको पता है। तो C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H निकल जाएगा, NH, और बाकी आप लिख दीजिए। जो CONH बॉन्ड जहाँ रिपीट होता है उसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो पेप्टाइड्स बनेंगे, और ढेर सारे जो पेप्टाइड बन गए तो वही प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब आप अमीनो एसिड को जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, पेप्टाइड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली प्रोटीन बन जाएगा। इसका मतलब कि प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन होंगे तो पेप्टाइड्स बनेंगे, और जब लार्ज चेन बन जाएगा पेप्टाइड्स का, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जिन पॉलीपेप्टाइड्स का मोलिकुलर मास 10,000 यूनिट से ज़्यादा होता है ना, उन सबको प्रोटीन कहा गया है। तो उनके बारे में वहाँ जाके पहुँच जाएंगे। तो यहाँ इस चैप्टर का एम क्या था कि आखिर प्रोटीन का डाइजेशन किस तरीके से होता है। अब प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में बहुत सिंपली हम बात करें तो प्रोटीन का डाइजेशन बॉडी में दो अलग अलग जगह अलग अलग एंजाइम्स के द्वारा होता है। और आप समझिए, स्टोमक में पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में डिकम्पोज करता है, जबकि इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन का डाइजेशन, स्टोमक में पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में डिकम्पोज करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन को डिकम्पोज करता है एमिनो एसिड्स में। ये भी हमें ध्यान रखना है। क्लियर है पॉइंट? दूसरा पॉइंट, आप मिल्क को कर्ड में बदलने का काम,
वो लैक्टोबैसिली नाम का एंजाइम करता है, जो कर्ड में मौजूद होता है। क्लियर हो गया? मिल्क को तो सभी आप लोग एक टेबल बना लीजिएगा अच्छे से, और उस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि कौन सा एंजाइम किस चीज़ को और किस में कन्वर्ट करता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हमारा अगला जो पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट आ रहा है भाई कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी क्या क्या खास बात होती है, कैसे एक्शन करते हैं। तो भाई ज़्यादातर तो जो कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स, वही एंजाइम कैटलिस्ट का मोस्ट हाईली एफिशिएंट, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है। कैटलिस्ट की एफिशिएंसी भी बहुत हाई है, इनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा हाई है। एक कैटलिस्ट का मॉलिक्यूल 1000 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को कैटलाइज करता है। कैटलिस्ट का एक मॉलिक्यूल, एंजाइम का एक मॉलिक्यूल समझ लीजिए, और 1000 नहीं, 1 मिलियन 10 लाख मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट। तो कितना ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होगी, सोचिए कि एक मॉलिक्यूल किसका है, एंजाइम का, और वो कितने पर काम कर रहा है, 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, और कितनी देर में, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा मामला भाई, नेचर में बड़े स्पेसिफिक होते हैं। अब 3 शब्दों को लेकर कभी कंफ्यूज मत होना। एक होता है एक्टिविटी, एक्शन, जितना जल्दी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही फास्ट रिएक्शन करेगा। एक है सेलेक्टिविटी, पाथ, कि क्या प्रोडक्ट बनाएगा, और एक है स्पेसिफिक नेचर, अपना ही काम करना, सभी को एड्जॉर्ब नहीं करता है। एड्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था कि केमिकल एड्जॉर्प्शन बड़ा स्पेसिफिक होता है। बिल्कुल उसी तरह से जो कैटलिस्ट होते हैं ना, एंजाइम्स जो होते हैं, वो हाईली स्पेसिफिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ए चीज़ को कैटलाइज करने का काम अगर एक्स एंजाइम कर रहा है ना, तो फिर वाई एंजाइम उस काम को नहीं कर पाएगा, उस काम को एक्स ही एंजाइम करेगा। क्योंकि आप देखिए, प्रोटीन का डाइजेशन आपने पढ़ा, पेप्सिन पेप्टाइड में तोड़ रहा है, ट्रिप्सिन पेप्टाइड में नहीं तोड़ता है, वो कुछ और करता है। तो ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। जो एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, वो फूड को ही डाइजेस्ट करेगा, बाकी कोई काम नहीं करेगा। सो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, वर्क अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। एक स्पेसिफिक रेंज होती है। जैसे हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो 298 से 310 केल्विन टेम्परेचर पर काम करते हैं। आप सबको पता है 310 केल्विन टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है। और सबसे पहले इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, व्हेन एवर कि जब भी आप बीमार हो जाओ, आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फॉरनाइट, 104 डिग्री बुखार है, 103 बुखार हो जाए, 102 बुखार हो जाए, सबसे पहले भूख लगना बंद होता है। डॉक्टर्स भी ग्लूकोज प्रीफर करते हैं क्योंकि डाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम 37 के ऊपर काम कर पा रहा है, वो 37 से अबाउ टेम्परेचर के ऊपर एक्टिव नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी एक्टिवनेस बिल्कुल कम होती जाएगी। तो क्लियर हो गया, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, और बिल्कुल इसी तरह से ऑप्टिमम पीएच 5 to 7 पीएच के ऊपर काम करता है। सो क्लियर हो गया कि एंजाइम्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर ही काम करते हैं, हर टेम्परेचर और हर पीएच पे काम नहीं करते हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मामला आता है भाई कि जैसे कैटलिस्ट में आप लोग प्रोमोटर्स पढ़ रहे थे, यहाँ पर आप को एंजाइम्स या एक्टिवेटर कह रहे हैं हम उनको, कि एंजाइम की एक्टिविटी कई बार किसी सर्टेन सब्सटेंस की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाती है। किसकी? एंजाइम तो खुद ही रिएक्शन की एक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन कोई फॉरेन सब्सटेंस अगर एंजाइम की भी एक्टिविटी बढ़ा दे तो उसे एक्टिवेटर या को एंजाइम कहते हैं। अब सुन लो, वहाँ प्रोमोटर कह रहे थे, यहाँ एक्टिवेटर या को एंजाइम कह रहे हैं। को एंजाइम सरल शब्द है, को एंजाइम के नाम से ही अंदाजा आ गया, हाँ भाई मामला ठीक है कि एंजाइम्स की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर किसी भी एंजाइम के साथ, कोई एंजाइम है मान लीजिए ई, इसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट जैसे विटामिन ऐड कर दिया जाए
तो इसकी कैटलिक एक्टिविटी कंसिडरेबली एनहांस हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी प्रोटीन में, एंजाइम तो प्रोटीन है, क्या डाल दिया, नॉन प्रोटीन पार्ट, विटामिन ऐड कर दिया, उसके साथ आ गया, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्टिवेटर क्लियर है। और कोएंजाइम्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। और बहुत बिल्कुल जैसे आपने वहाँ पॉइजन पढ़ा था, तो वही बात यहाँ पर लागू है कि इनहिबिटर या पॉइजन भी होंगे, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैटलिस्ट एक्टिविटी को इनहिबिट भी कर देते हैं। तो कैटलिस्ट एक्टिविटी को दो तरीके से पढ़ रहे हैं, एक एंजाइम्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करने वाला, क्लियर हो गया। और हमने बताया भाई एंजाइम की एफिशिएंसी को जो बढ़ा रहा है वो मोस्टली हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है, क्लियर हो गया। जैसे यहाँ बहुत कॉमन एग्जांपल है कि मेटल आयन जो है ना, वो बहुत अच्छे एक्टिवेटर है। ये एंजाइम है आपका, और ये मेटल आयन है, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये सभी के सभी एक्टिवेटर है। ये एंजाइम के साथ वीकली बॉन्डेड होके और कैटलिस्ट की, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, स्ट्रांगली बाउंड होके नहीं, वीकली बाउंड होके। जबकि दूसरी तरफ पॉइजन क्या करता है कि मान लीजिए कोई भी कैटलिस्ट जो है या एंजाइम जो है वो अपनी सरफेस पर एक स्पेशल रिएक्टिव साइट रखता है, ये राइट रखता है। रिएक्टिव साइट मोस्टली फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब अगर ये एंजाइम जो है ना, ये एक्टिव है तो इस साइट की वजह से है। अगर कोई चीज़ इस साइट को ही ब्लॉक कर दे तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी तो ख़त्म हो जाएगी। ये साइट ही ब्लॉक हो गई क्योंकि एंजाइम इसी साइट की वजह से तो एक्टिव था। जो ड्रग्स डिज़ाइन की जाती है ना भाई, आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर के अंदर कि ड्रग्स इसी तरीके से डिज़ाइन की जाती है। और वहाँ क्या पढ़ने वाले हो आप लोग, थोड़ा समझिए। ये एक एंजाइम है कोई भी, और ये एंजाइम का ये वाला पोर्शन किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करके और उसकी ग्रोथ करता है। अब जिस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वो मान लीजिए हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये एक्टिव साइट मौजूद है तब तक तो वो भी जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो हाईली ग्रो करेगा और हमें उसकी ग्रोथ को रोकना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे, दवाई देंगे, और ड्रग्स क्या करेगा, उस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। कई तरीके से ब्लॉक किया जाता है, वो वहाँ बात करेंगे। एक्टिव साइट ब्लॉक हो गया, अब बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, वायरस ग्रो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो अपने आप ही वो ख़त्म हो जाएगा एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे हम ये चीज़ें अपना कोरोना वायरस के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि ये एक इस बॉडी पे इतने समय रहता है, इस बॉडी पे इतने समय रहता है, तो एक बहुत जनरल सा डिस्कशन था। क्लियर पॉइंट। सो एंजाइम के बारे में हमने बात किया कि एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स हाई एफिशिएंस हैं, स्पेसिफिक है नेचर के अंदर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। एक्टिवेटर या कोएंजाइम की प्रेजेंस में इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जबकि इनहिबिटर और पॉइजन्स की प्रेजेंस में इनकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है कि एंजाइम, कोई भी एंजाइम है, ये मान लीजिए आपका एंजाइम है, ये अभी भी हम बात कर रहे थे, ये एंजाइम है। अब इस एंजाइम पर काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए कोई सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं। सबस्ट्रेट हम ऑर्गेनिक में बड़ा यूज करते थे। सबस्ट्रेट किसको कह रहे थे? उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कह रहे थे जो रिएक्शन के लिए अपना कार्बन प्रोवाइड करवाता है। ये एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट है वो एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ देखिए, एक स्पेसिफिक शेप का ही सबस्ट्रेट लिया है। हर शेप का सबस्ट्रेट यहाँ फिट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी सरफेस पर कैटालाइसिस होना है, क्योंकि इसी सरफेस पर एक्टिव साइट मौजूद है। अब मामला ये आ गया भाई कि अगर इसी शेप का आपने सबस्ट्रेट लिया तो एक्शन हो जाएगा, वरना एक्शन नहीं होगा। मान लीजिए हम ये यूज़ कर लेते तो फिर आप कहते जी अब ये एक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ये उस सरफेस पर फिट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है, इसका मैकेनिज्म जैसे की और लॉक
का जो मॉडल होता है, की लॉक मॉडल एक बहुत सिंपल सा है कि की जो होती है वो एक स्पेसिफिक लॉक के लिए ही बनी होती है। तो ये जो की है ये हर लॉक पे काम नहीं कर रही है, ये एक स्पेसिफिक लॉक के ऊपर काम कर रही है, तो इसे की और लॉक मॉडल ही कहा गया है। तो होता क्या है भाई कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट नाम का एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। रिएक्शन में हमेशा पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं और तुरंत ही, ऑर्गेनिक में पढ़ा है हमने +1 के बेसिक्स में, वो एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। फिर से समझ लीजिए कि की लॉक मॉडल का मतलब क्या है। की लॉक मॉडल का एक बहुत सिंपल सा मतलब है, यहाँ देखिए ये आपके सामने एक बहुत सिंपल सा डायग्राम गिवन है कि क्या आप पढ़ रहे हैं की और लॉक मॉडल के अंदर। दिस इज एंजाइम catalyst and this is substrate, right? now enzyme fit in substrate, एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। सो पहले एंजाइम सबस्ट्रेट मिक्स होके एंजाइम सबस्ट्रेट नाम का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। यही बाइंडिंग यहाँ दिखा रखा है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो दिस इज़ द सिंपल पार्ट। और यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको एक भी एग्जाम्पल याद नहीं करना है, राइट? जहाँ याद करने की ज़रूरत आएगी वहीं आपको समझा दिया जाएगा, क्योंकि हेबर प्रोसेस पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, रिएक्शंस का काम वहीं करेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? तो अभी आप लोगों को इस फर्स्ट सेक्शन आपका इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। अब कल से नेक्स्ट क्लास से जो टॉपिक शुरू होगा वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होगा, राइट? वो टॉपिक एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो आप यहाँ तक इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के सभी क्वेश्चंस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि आप जिस सेंस से किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, उसी सेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या क्वेश्चन का कोई सेंस अलग होता है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।